के लोग, भारत की इंडस्ट्री, भारत का व्यापार जगत, भारत के मैन्युफैक्चरर्स, भारत के किसान प्रोजेक्ट देगा 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को नई ऊर्जा। पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान में होगा होलिस्टिक गवर्नेंस का विस्तार, अपार रोजगार के अवसर होंगे सृजित। पीएम ने कहा, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ सरकार कर रही है योजनाओं को पूरा, हो रही है दशकों से अधूरी सभी परियोजनाएं पूरी। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान की जमानत याचिका पर मुंबई की विशेष अदालत में सुनवाई आज। मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों ने भी दायर की है जमानत याचिका। देश में जारी कोविड रोधी टीकाकरण का आंकड़ा 96 करोड़ 43 लाख के पार। पिछले 24 घंटों में 22,000 से अधिक मरीज हुए ठीक, रिकवरी दर पहुंची 98% के पार। चीन में बाढ़ का कहर, 29 लोगों की मौत। बाढ़ से 1,75,000 से अधिक लोगों का जीवन प्रभावित, फसलों और घरों को हुआ भारी नुकसान। और खेल खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग का दूसरे क्वालिफायर आज करो या मरो के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से। और महाअष्टमी के पर्व पर आज मंदिरों में दुर्गा पूजा के लिए विशेष इंतजाम। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। बांग्लादेश में हुआ दुर्गा पूजन, तो वहीं चीन में दिखी दशहरे की धूम। वही शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पीएम गतिशक्ति योजना का शुभारंभ किया। पीएम गतिशक्ति कार्यक्रम का लक्ष्य ढांचागत परियोजनाओं के लिए समग्र योजना को संस्थागत रूप देकर अतीत के मुद्दों का समाधान करना है। इस कार्यक्रम में परियोजनाओं की रूपरेखा अलग अलग तैयार न करते हुए साझा लक्ष्य ध्यान में रखकर समग्र रूप से योजनाएं तैयार की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में नए प्रदर्शनी परिसर का भी शुभारंभ किया। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन का मुख्य आयोजन भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में नवंबर में नए प्रदर्शनी परिसर में ही आयोजित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आप। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए रूप से बन रहे प्रगति मैदान इलाके के मॉडल का भी निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान को आत्मनिर्भरता का संकल्प बताते हुए कहा कि ये भारत की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए नई ऊर्जा देगा। गतिशक्ति के इस महाअभियान के केंद्र में हैं भारत के लोग, भारत की इंडस्ट्री, भारत का व्यापार जगत, भारत के मैन्युफैक्चरर्स, भारत के किसान, भारत का गांव। ये भारत की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए नई ऊर्जा देगा, उनके रास्ते के अवरोध समाप्त करेगा। और प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने न सिर्फ परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का वर्क कल्चर विकसित किया, बल्कि आज के समय से पहले ही प्रोजेक्ट्स पूरे करने के प्रयास हो रहे हैं।
आज का मंत्र है विल फॉर प्रोग्रेस, वर्क फॉर प्रोग्रेस, वेल्थ फॉर प्रोग्रेस, प्लान फॉर प्रोग्रेस, प्रेफरेंस फॉर प्रोग्रेस। हमने न सिर्फ परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का वर्क कल्चर विकसित किया, बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्ट पूरे करने का प्रयास हो रहा है। अगर आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वही आज का भारत हर वो कदम भी उठा रहा है जिससे प्रोजेक्ट्स में देरी ना हो। और प्रधानमंत्री ने देश के विकास में रुकावट पैदा करने वाले राजनीतिक दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अब यह स्थिति आ गई है कि कुछ राजनीतिक दल देश के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर आलोचना करने लगे हैं। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय ज्यादातर राजनीतिक दलों की प्राथमिकता से दूर रहा है। यह उनके घोषणा पत्र में भी नजर नहीं आता है। अब तो यह स्थिति आ गई है कि कुछ राजनीतिक दल देश के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर आलोचना करने में गर्व करते हैं, जबकि दुनिया में ये स्वीकृत बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एक ऐसा रास्ता है जो अनेक आर्थिक गतिविधियों को जन्म देता है, बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्माण करता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 से पहले के 5 सालों में सिर्फ 3000 किलोमीटर रेलवे का बिजलीकरण हुआ था, जबकि बीते 7 सालों में 24,000 किलोमीटर से भी ज्यादा के रेलवे ट्रैक का बिजलीकरण कर दिया गया है। 2014 के पहले के 5 सालों में सिर्फ 1900 किलोमीटर 1900 किलोमीटर रेल लाइनों का दोहरीकरण होता था। बीते 7 वर्षों में हमने 9000 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइनों की डबलिंग की है। 2014 से पहले के 5 सालों में सिर्फ 3000 किलोमीटर रेलवे का बिजलीकरण हुआ था। बीते 7 वर्षों में हमने 24,000 किलोमीटर से भी अधिक रेलवे ट्रैक का बिजलीकरण किया। और आज जिस गतिशक्ति योजना की शुरुआत हुई है उसे कुछ बड़े बिंदुओं से आपको रूबरू करा देते हैं, ताकि आपको इस बात की समझ में भी आ सके कि आखिर गतिशक्ति योजना किन मायनों में हम इसे ऐतिहासिक मान रहे हैं। दरअसल आज जो प्रधानमंत्री ने गतिशक्ति योजना की शुरुआत की है वो है पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान, देश के ढांचागत विकास का एक मास्टर प्लान जिसको नाम दिया गया है पीएम गतिशक्ति। 15 अगस्त को भी हमें याद है कि जब प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ही इसकी घोषणा कर दी थी, लेकिन इसमें अभी तक जो विकास कार्य हो रहे थे उनसे अलग हटकर इसमें क्या फर्क है? फर्क एक बड़ा यह है कि परिणाम आधारित दृष्टिकोण के साथ अब तय लक्ष्यों पर काम किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं को साझा नजरिए से तैयार भी किया जाएगा और कार्यान्वित भी किया जाएगा, यानी पूरी सरकार मिलकर हर योजना पर एक साथ काम करेगी, जिससे कि जाहिर है कार्यप्रणाली में भी बदलाव आएगा। अब बड़ी बात यह है कि फाइल में नहीं उलझेंगी अब ये योजनाएं, क्योंकि आधारभूत संरचनाओं से जो भी संबंधित मंत्रालय हैं, 16 मंत्रालय हैं, उन सभी का एक समूह बनाया गया है। अब वो सब मिलकर इन ढांचागत परियोजनाओं को लेकर आगे बढ़ेंगे। वहीं 100 लाख करोड़, जी हाँ, यही है वो आंकड़ा कि इतने पैसे को आधारभूत बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में लगाया जाएगा, जिससे कि विकास को भी गति मिल पाएगी। तो ये एक सोच है कि अब फाइल्स में नहीं उलझेगी ये योजनाएं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण बात है कि सैटेलाइट से निगरानी की जाएगी इसकी, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे ढांचागत परियोजनाओं से जुड़े जितने हितधारक हैं, चाहे सरकारें हैं, चाहे निवेशक हैं इत्यादि, वो सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर होंगे। सैटेलाइट के जरिए 3D इमेजेस मिलेंगी, जिससे कि तमाम योजनाओं का मूल्यांकन संभव हो पाएगा, जिसका मतलब ये है कि रियल टाइम निगरानी भी
संभव हो पाएगी, कौन सी परियोजना किस स्तर पर है, क्यों रुकी है, कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, क्या रफ्तार दी जाए इत्यादि, इन सवालों के जवाब आसानी से मिल जाएंगे। साथ ही महत्वपूर्ण बात कि विभागों के बीच जो समन्वय है वो बढ़ेगा, यानी योजनाओं की जो भी बाधाएं हैं उन्हें दूर करने के लिए तमाम जो विभाग हैं वो आपस में अच्छे तरह से समन्वय भी कर पाएंगे, क्योंकि सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर होंगे। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात कि राज्यों को भी इसमें शामिल करने की व्यापक योजना है। इससे होगा ये कि जो केंद्रीय और राज्य की जो योजनाएं हैं उनमें भी बेहतर तालमेल हो ही पाएगा। लेकिन एक बड़ी बात कि निचले स्तर तक यानी प्रशासन में नगर निगम तक भी उन्हें भी इन योजनाओं से, इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने की कल्पना है, ताकि केंद्र से लेकर स्थानीय स्तर पर निचले स्तर तक भी सभी लोगों को योजना के लिए वो एक ही प्लेटफॉर्म पर उनको सारी जानकारी मिले, वो जुड़े रहें। गतिशक्ति योजना का परिणाम क्या होगा? रोजगार के अवसर सृजित होंगे, साथ ही लॉजिस्टिक्स की लागत घटेगी। ये एक बड़ी बात है कि लॉजिस्टिक्स यानी किसी भी काम को करने का जो खर्च है वो कम होगा, आपूर्ति श्रृंखलाएं बेहतर होंगी और स्थानीय वस्तुएं जो बनती हैं अब उनकी गुणवत्ता भी विश्व स्तर की हो सकती है, तो वो विश्व स्तर पर भी प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। ये एक व्यापक बदलाव जो हमको नजर आएगा जब ये गतिशक्ति योजना काम करने लगेगी और जब हम देखेंगे कि विकास परियोजनाएं किस रफ्तार से आगे बढ़ती हैं, क्योंकि ढांचागत स्तर पर भारत में एक विश्व स्तरीय ढांचा देने का एक प्रयास, एक सोच, इसको एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश, एक लक्ष्य, तो तमाम ये बातें हैं जो इस गतिशक्ति योजना से जुड़ी हैं। और देश के जो बड़े उद्योगपति हैं आदित्य बिरला, उन्होंने भी गतिशक्ति के शुभारंभ पर हर्ष जताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि गतिशक्ति की पहल से देश में उद्योगों के विकास के लिए बेहतर माहौल मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है और जल्द ही कोविड काल से पहले की स्थिति में हमारी अर्थव्यवस्था आ जाएगी। It will have a huge impact on cost of doing business, bring that down, ease of doing business, and I also believe in terms of increasing the quality of lives of the people of India. So as always, the Prime Minister has a pulse on what needs to change, what needs to be done to put India onto a higher growth trajectory and to also improve the quality of life of people of India. I think India is doing well. I think this quarter has been a very good quarter. Almost every industry would vouch for that, and I think that in the next few months we should be back to pre-COVID levels. और इस खबर पर रोज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ विशिष्ट मेहमान जुड़ गए हैं प्रोफेसर अनिल कुमार, जो अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर अनिल कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। इसका जो नारा दिया गया है गतिशक्ति का कि प्रगति की गति, भारत की शक्ति, आपसे ये समझना चाहते हैं कि जैसे हमने अभी बताया कि किस किस तरह के प्रशासनिक व्यवस्थात्मक बदलाव आएंगे जब गतिशक्ति योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। विकास की ऐसी कौन सी बड़ी तस्वीर है प्रोफेसर साहब जिसको वास्तविकता के धरातल पर उतारने की कोशिश रहेगी गतिशक्ति योजना के जरिए? देखिए, जैसे इस परियोजना को नाम दिया गया है पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान, इसके मैं कहूंगा दो आयाम, एक तो गतिशक्ति और दूसरा नेशनल मास्टर प्लान फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर स्टेट में कन्फाइन नहीं हो सकता, और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होनी चाहिए, जिसमें कि रेल आ गया, उसमें रोड ट्रांसपोर्ट आ गया, उसमें जितने भी हमारे पोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सभी आ गया। तो इस गतिशक्ति नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान में एक लॉन्ग टर्म प्लान जिसके अंदर सभी तरह की कनेक्टिविटी रेल के थ्रू, रोड के थ्रू और पोर्ट्स के थ्रू, जिससे हमारा जो लॉजिस्टिक है और आवागमन है वो सुगम हो सके और उनकी कॉस्ट भी कम आ सके, ये इसका एक बिंदु है। दूसरा बिंदु, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है और एक ये बहुत बड़ा प्लान होता है। जैसे मैंने शुरू में कहा, एक पर्टिकुलर रीजन में इसको हम कन्फाइन नहीं कर सकते। तो किस रीजन में क्या हो रहा है, किस मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्रीज की प्लान क्या है, उनके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, रेलवे के क्या प्रोजेक्ट्स हैं और प्लान है, इन सब का डिसेमिनेशन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको होना चाहिए। इस परियोजना के तहत सबसे बड़ी बात एक प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म को क्रिएशन करने की बात है, जिसके अंतर्गत ये सब इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट होगी।
इनके डिसेमिनेट होने से प्राइवेट सेक्टर में भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस देश में आएगा और सब अपनी अपनी प्लानिंग, चाहे वो रेलवे मिनिस्ट्री हो, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट हो, उसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी। अपनी अपनी जो उनकी शक्ति है, ये परियोजना उसको एक गति देगी, इसलिए इसका नाम गति शक्ति नेशनल प्लान इसका नाम दिया गया। जी प्रोफेसर साहब, अभी लॉजिस्टिक्स की बात की आपने। अभी हमारे देश में लॉजिस्टिक्स जीडीपी का लगभग 12 से 13% आता है, यानी खर्च, और विश्व स्तर पर देखें तो ये मात्र 8% है। यानी हमें एक दूरी तय करनी है। कहां तक लागत कम होने से हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा, और पूरे एक वैश्विक भारत में जो बिजनेस करने का एक माहौल है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें भी किस तरीके का बदलाव आएगा, क्योंकि इसी से निवेशक जुड़ेंगे और विकास को रफ्तार मिलेगी। देखिए, आज हमने जरूरत महसूस की, खासकर कोविड काल में, कि लॉजिस्टिक का कितना इंपॉर्टेंट अहम एक रोल होता है किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के। अब प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में प्रोडक्शन हुआ, उसको हमें एक्सपोर्ट करना है या देश के दूसरे हिस्से में लेके जाना है। उसके लिए जरूरी है कि उसको हम रेलवे स्टेशन तक लेकर के जाएं जहां वो लोड हो, रेलवे के थ्रू वो पोर्ट्स में जाए। अब इनको कनेक्ट कैसे करें? इसमें जो देरी है कनेक्शन में, वो देरी का मतलब आपकी लागत में भी बढ़ोतरी हो रही है। और अगर कुछ गुड्स ऐसे हैं, कुछ सामान ऐसा है जो कि पेरिशेबल है, जो कि खराब होने वाला है, तो आप समझिए कि अगर थोड़ी भी उसमें देरी होती है तो उस सामान की जो गुणवत्ता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। तो जो ये लॉजिस्टिक का जो स्मूथ चलना है कि आप रोड से रेल, रेल से पोर्ट, और हर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को, हर स्टेट को, हर रीजन को इससे जोड़ने जा रहे हैं, तो इससे जो लॉजिस्टिक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होने वाला है। पीछे हमने कोविड काल में देखा कि ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन को एक रीजन से दूसरे रीजन में ले जाने की जरूरत महसूस है। ऑक्सीजन ट्रेन चली, लेकिन ऑक्सीजन ट्रेन के साथ वो ट्रेन जहां रुकती है, उनको हॉस्पिटल्स में जहां पर की जो पॉइंट्स हैं, जहां जरूरत थी, उसको तेजी से कनेक्ट करने की जरूरत थी। काफी हद तक हुआ भी, लेकिन ये जो सोच जो गति शक्ति के तहत है कि हमें लॉजिस्टिक को डेवलप करना है, अगर इस देश को आगे लेके जाना है, अगर हमें बाहर के इन्वेस्टर्स को यहाँ पर अट्रैक्ट करना है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लॉजिस्टिक में इन्वेस्टमेंट करें। और ये जो 100 लाख करोड़ की परियोजना है गति शक्ति नेशनल प्लान, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा लॉजिस्टिक है, सप्लाई चेन भी उसके अंदर आ गया, वो दुरुस्त काफी हद तक हो जाएगा। जी प्रोफेसर साहब, हम ये जानते हैं कि जब 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई, उस वक्त विकास का एक बड़ा खाका खींचने की कोशिश तब से ही शुरू हो गई थी, जिसके तहत अलग अलग मंचों पर कई केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा भी ये बात सामने रखी गई कि फाइलें रुक जाती हैं, जो काम है उसको हम जो रफ्तार से आगे बढ़ाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि इस गतिशक्ति योजना के जरिए एक ही तीर से सारे शिकार कर डाले हैं केंद्र सरकार ने, कि अब फाइल कहीं नहीं रुकेगी और काम पूरा ना हो तय समय से पहले इसको लेकर कोई बहाना भी नहीं चलेगा? बिल्कुल, इस परियोजना के तहत 16 मिनिस्ट्रीज को कनेक्ट किया हुआ है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पिछले सालों में हमने देखा अपनी देरी के लिए जाने जाते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू हुआ, कोई ना कोई व्यवधान आ गया, कोई ना कोई दूसरी मिनिस्ट्री आ गई कि यहाँ तो हमारा प्रोजेक्ट आने वाला है, ये नहीं हो सकता। तो इस परियोजना में गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंदर 16 मिनिस्ट्री, जिसके अंदर की रेलवे मिनिस्ट्री भी आ गई, जिसके अंदर रोड ट्रांसपोर्ट भी मिनिस्ट्री आ गई, जिसमें एविएशन मिनिस्ट्री भी आ गई, टेलीकम्युनिकेशन भी आ गई, उन सबको जोड़ने का काम है कि सब मिनिस्ट्री में अगर कोऑर्डिनेशन से काम होगा तो इन सब परियोजना में गति मिलेगी, विभाजित नहीं होगा। सब अपनी अपनी शक्ति को एक जगह इकट्ठा करके अपनी शक्ति को उस परियोजना में लगा सकेंगे, इसलिए इसका नाम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान रखा गया। तो क्या हम ये भी मान सकते हैं कि जिस तरीके से एक परिकल्पना ये भी है कि केंद्र के साथ राज्यों को और प्रशासनिक स्तर पर निचले स्तर तक नगर निगमों को भी जोड़ने की एक कल्पना इसके तहत है, क्या हम ये कह सकते हैं फिर कि केंद्र की योजनाएं राज्य के साथ मिलकर जब आगे बढ़ेंगी तो जाहिर है कि एक भारत को एक विकसित देश बनने की राह में हम आगे ले जा पाएंगे? ये व्यवस्थात्मक स्तर पर कितना चैलेंजिंग हो सकता है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 15 अगस्त की अपने भाषण में सबका प्रयास एक आयाम जोड़ा। विकास सबके प्रयास के बिना नहीं हो सकता है।
उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सबको हाथ में हाथ मिलाकर काम करना होगा। इस योजना में इसका प्रावधान है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी, एंटरप्रेन्योर्स को भी और सभी मिनिस्ट्रीज को साथ लाने की बात है। आज जब इस परियोजना का शुभारंभ हुआ, देखिए कितनी अच्छी शुरुआत। उसके अंदर काफी भारत सरकार के मंत्रीगण भी थे, उसके अंदर काफी प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे और काफी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स भी यहां पर मौजूद थे। ये क्या दर्शाता है कि बिना कोऑर्डिनेशन के हम इस देश में विकास नहीं ला सकते, और खास करके अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने मूलभूत ढांचे को विकसित करना है, क्योंकि एक स्टेट दूसरा स्टेट, कहीं पर अगर कोई एक सड़क जा रही है, वो एक स्टेट से नहीं जाएगी, वो 4-5 हो सकता है 10 स्टेट से जाए। रेलवे लाइन भी काफी स्टेट से जाएगी। जब तक स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट भी साथ में नहीं आएगी, मैं तो कहूंगा ग्राम पंचायत भी जब तक साथ में नहीं आएगी, हम इस देश की दिशा और खास करके मूलभूत ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन नहीं ला सकते। तो ये गति शक्ति उसी सोच का परिणाम है कि हम एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहे हैं जिसमें लाइव इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट होगी कि देश के किस हिस्से में, किस राज्य में, किस प्रांत में कौन सा काम हो रहा है, कौन सी परियोजना हो रही है, और वो अनुमानित कितने समय में पूरा हो जाएगा, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स भी अपने उसी हिसाब से प्लानिंग कर सकें, स्टेट गवर्नमेंट भी प्लान कर सके, और जितने भी कनेक्टेड मिनिस्ट्रीज हैं वो अपने प्लान्स कर सकें, और भविष्य में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी बनाने की संभावना उन पर्टिकुलर जोन्स में बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल। और प्रोफेसर साहब, इसमें क्या हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा तकनीक के प्रयोग की बात करते हैं और इस डिजिटल मंच में इस तकनीक का पूरा प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ तक कि सैटेलाइट इमेजिंग के द्वारा रियल टाइम मॉनिटरिंग, तो क्या ये भी माना जा सकता है कि क्योंकि रियल टाइम मॉनिटरिंग है, सभी एक प्लेटफॉर्म पर हैं, जिम्मेदारी के साथ साथ जवाबदेही भी तय की जाएगी? देखिए, टेक्नोलॉजी, प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का जब अभियान पिछले साल शुरू किया था, उसमें टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण आयाम था। इसके अंदर अभी तक जो प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस मॉनिटर होती थी वो सिर्फ फाइल्स के थ्रू होती थी कि वहां पर एक रिपोर्ट आई, वो कंसर्न मिनिस्ट्री में रेगुलेटर्स के पास गई, उसकी विवेचना हुई और आगे की फ्यूचर प्लानिंग। लेकिन यहां पर इस परियोजना में क्या प्रोजेक्ट्स में डेवलपमेंट है, वो सब लाइव इमेजेस के थ्रू, सैटेलाइट इमेजेस का इसमें यूज है, और एक जीआईएस सिस्टम होता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसको ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के साथ जोड़ करके क्या क्या प्रोग्रेस किस किस प्रोजेक्ट्स में हो रही है उसका लाइव डिसेमिनेशन भी होगा, और उसके साथ साथ क्या हमारी फ्यूचर प्लानिंग होने वाली है उसकी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनको दी जाएगी। उनको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं पे र्यूमर्स की जरूरत नहीं, अरे यहाँ तो रेल लाइन, अरे यहाँ तो रोड आना है, यहाँ तो एक हवाई अड्डा आना है। सारी इंफॉर्मेशन अगर एक प्लेटफॉर्म के डिजिटल माध्यम से सबके पास अवेलेबल होगी तो मैं समझता हूँ कि सबका काम सुगमता से, और सब अपनी दीर्घकालीन योजना जितनी भी डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई है, वो बना सकते हैं। जी प्रोफेसर साहब, आज प्रधानमंत्री ने बात कही कि सभी योजनाओं के केंद्र में है भारत का नागरिक। ऐसे में आम नागरिक कैसे लाभान्वित होगा इन तमाम योजनाओं से? देखिए, इसमें मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी वो हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए जरूरी है कि हर गांव में रोड्स मुहैया हो, हर गांव के अंदर ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क भी बिछे। तकरीबन 1.5 लाख ग्राम पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर बिक चुकी है, तकरीबन 1 लाख गांव और अभी रहते हैं जहां की काम चल रहा है। तो जब तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं होगी, विकास हर व्यक्ति के पास और खास करके जो निचले पायदान पर खड़ा है उसके पास तक नहीं आ पाएगा। तो ये जब हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरह की सोच रखते हैं कि हम गांव को मुख्य सड़क से जोड़ रहे हैं, मुख्य सड़क को हम हाईवे से जोड़ रहे हैं, हाईवेज को हम रेलवे स्टेशन से जोड़ रहे हैं, रेलवे स्टेशन को हम हवाई अड्डों से, हम पोर्ट से जोड़ रहे हैं, तो इससे कुल मिलाकर सबको
चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सबको इसका फायदा हो। जी बिल्कुल, तो यानी आवागमन बेहतर होगा, सुलभ होगा, तो जाहिर है कि विकास इनके जरिए हर व्यक्ति तक पहुंच पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब हमारे को इस तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो पीएम गतिशक्ति योजना नेशनल मास्टर प्लान जो आने वाले वक्त में भारत में विकास की एक बेहतरीन तस्वीर प्रस्तुत करेगा। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें मिड डे प्राइम। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। और ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में बात ताजा खबर की। मादक पदार्थ जब्त किए जाने के मामले में गिरफ्तार किए गए अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। मुंबई की विशेष अदालत आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। आर्यन खान के अलावा मामले में गिरफ्तार मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट, नुपुर सतीजा और मोहक जायसवाल ने भी जमानत याचिका दायर की है। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को एनसीबी ने गोवा जा रहे कार्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी के दौरान आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। वो अभी मुंबई में आर्थर रोड जेल में बंद हैं और इस बीच एनसीबी ने अदालत में इस मामले पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है। और अब डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर नजर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 15,823 नए मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं पिछले 24 घंटों में 22,884 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट भी अब 98% के पार पहुंच गया है। सक्रिय मामलों की संख्या की बात करें तो 2,07,653 सक्रिय मामले देश में मौजूद हैं। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 1.46% दर्ज किया गया है। वहीं हर दिन का पॉजिटिविटी रेट 1.19% है। और वहीं देश में टीकाकरण को भी तेज रफ्तार दी जा रही है और अब ये 100 करोड़ के आंकड़े को पार करने से बस कुछ ही कदम दूर है। देश भर में टीकाकरण का कुल आंकड़ा 96 करोड़ 43 लाख से अधिक हो चुका है। पिछले 24 घंटों में 50,63,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। वहीं अब तक 58 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड सैंपल्स की जांच कर ली गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ 5 सदस्य वाले कांग्रेस दल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से आज मुलाकात की और लखीमपुर खीरी मामले में स्वतंत्र न्यायिक जांच कराने की मांग की। इसके साथ ही गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किए जाने की भी कांग्रेस की ओर से गुजारिश की गई है। और फिलहाल हम आपको सीधे प्रसारण के लिए चल रहे हैं क्योंकि पीएम गतिशक्ति पर सीआईआई की क्या प्रतिक्रिया है, आइए देखते हैं। So the Prime Minister talked about it. He talked about the importance of having a coordinated approach, importance of using technology and digital to make sure that we know what's happening in different parts of the country and different projects. So this initiative tries to bring it all together. We think it is a great effort to focus on infrastructure and to accelerate the projects which are happening. It will help industry because it will make us more competitive. It will create jobs because it's a pan-India initiative. It will in fact create a lot of infrastructure in rural India, which is good for jobs in rural India. And through connectivity, both digitally and physically, a greater part of the country and its citizens can be part of the mainstream of the economy. So we think it's a wonderful initiative and we compliment the government and the Prime Minister for launching this initiative today. Thank you. Sanjeev, Mr. Sanjeev Bajaj, President of the Right, sure.
Good afternoon. As President Narendran has already mentioned, this is a very important initiative that the Prime Minister has inaugurated today, which aims to improve India's competitiveness globally as we are trying to build on our exports, make this as a hub for global manufacturing, and also in the process reduce inefficiency and create greater employment across. As the Prime Minister explained, that there are 17 ministries that are doing individual work in the infrastructure space across roads, ports, airways, waterways, etc., airports. Bringing all this together on this unique platform will help in improving information sharing, coordination, improve inefficiencies, reduce inefficiencies, improve turnaround times. And this can make a very big difference to make Indian industry that much more globally competitive. The Prime Minister mentioned also that about 13-14% of GDP is our logistics and supply chain costs. This is at least 6% higher than that in the developed world. And this increased coordination, we hope, over the years, will help us reduce those costs significantly. So all in all, the platform got inaugurated today. We will see how it gets rolled out. But I believe it's a very significant opportunity across government, both central and state government, public and private sector, to take care of one more important leg in our aim to be globally competitive, which is the entire logistics and supply chain area. Thank you. Thank you. So can we split up for one-to-one from now? Yeah, so we'll just do one-to-one. Sure. क्रियाएं सुन रहे थे CII की ओर से, जहां हमने देखा PV नरेंद्रन और बजाज ने, संजीव बजाज ने, उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने रखी, जिसमें दोनों की ओर से यही कहा गया है कि सरकार की ओर से बेहद सराहनीय कदम पहल की गई है, जिससे कि देश के उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक होने में भी मदद मिलेगी, साथ ही साथ सूचनाओं का आदान प्रदान हो पाएगा और लॉजिस्टिक्स में कमी आने से भी उद्योगों को काफी फायदा होगा। वहीं ये भी बात सामने रखी गई कि किस तरह इस पहल से देश में रोजगार का भी बड़े स्तर पर सृजन हो पाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों तक भी रोजगार सृजन हो पाएगा। कनेक्टिविटी बेहतर होने से न केवल शहरों का बल्कि ग्रामीण क्षेत्र तक भी कनेक्टिविटी बेहतर होने से विकास को रफ्तार मिलेगी, रोजगार सृजन हर क्षेत्र तक संभव हो पाएगा। तो उद्योग जगत ने PM गति शक्ति को लेकर बहुत सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी हैं और ये उम्मीद जताई है कि आने वाले वक्त में उद्योग जगत और देश की सरकार मिलकर देश के विकास को और तेज रफ्तार से आगे ले जा सकते हैं। मीडिया प्राइम में आइए रुक कर लेते हैं अब अगली खबर का। थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे श्रीलंका के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान भारत श्रीलंका के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से श्रीलंका के शीर्ष असैन्य और सैन्य नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। थल सेना प्रमुख अपनी यात्रा के दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। इसी के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से भी वो मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और फिलहाल दोनों देशों की सेनाएं आतंकवाद रोधी सहयोग बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ ही एक विशाल सैन्य अभ्यास कर रही हैं, मित्र शक्ति अभ्यास, जिसका 8वां संस्करण 4 अक्टूबर को श्रीलंका के अम्पारा स्थित कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में शुरू हुआ, जो 15 अक्टूबर तक चलेगा। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। चीन में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से 29 लोगों की मौत हो गई है। चीन के शांशी प्रांत में बाढ़ के कारण 1,75,000 से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। इसके अलावा 2,38,460 एकड़ भूमि पर फसल नष्ट हो गई है। 37,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे $78 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है। आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्यों के लिए एक दल को रवाना किया है।
चीन में बाढ़ से हुआ है भारी नुकसान। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर ज्वालामुखी का लाल गर्म लावा एक आवासीय इलाके की तरफ बढ़ रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने 700 से अधिक निवासियों को अपने घर छोड़ने का आदेश दिया है। कैनरी द्वीप के उत्तर पूर्व में कम्ब्रे वेजा ज्वालामुखी से लगातार निकल रहे लावा से खतरे को देखते हुए निवासियों को अपने सामान और पालतू जानवरों के साथ अपने निवास खाली करने के लिए कहा गया है। करीब 83,000 की आबादी वाले ला पाल्मा में अब तक 6,700 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। स्पेनिश नेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने बताया है कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण मंगलवार को 64 भूकंपीय हलचलें भी हुई, जिनमें सबसे ज्यादा तीव्र 4.1 मापी गई। और इस बीच स्पेन की सैन्य आपातकालीन इकाई बलों ने ला पाल्मा द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित इमारतों की छतों से ज्वालामुखी की राख को साफ किया। कम्ब्रे वेजा ज्वालामुखी के पास स्थित लास मंचस गांव में जमा हुई राख को साफ करने के लिए अधिकारियों ने फावड़ों का इस्तेमाल किया। रूस में कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज होने पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टीकाकरण की गति पर जोर देने का आह्वान किया है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस में कोरोना टीकाकरण अभियान को तेज करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित सांसदों को टीकाकरण के प्रति सक्रिय भूमिका निभानी होगी। रूस में मंगलवार को कोरोना से 973 लोगों की मौत हुई है। बोलीविया के विभिन्न शहरों में प्रदर्शनकारी मंगलवार को स्वदेशी विप्लव ध्वज के साथ राष्ट्रपति लुइस एर्स के समर्थन में एकत्रित हुए। महान विप्लवों के दौरान एमएएस सत्तारूढ़ दल के समर्थक लापाज पहुंचे, जहां एर्स ने सैन फ्रांसिस्को स्क्वायर में भाषण दिया। सोमवार को बोलीविया सरकार को नागरिकों की निजी संपत्ति की जांच करने की शक्ति देने संबंधी एक कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने मार्च किया था, जिसके बाद नए कानून के समर्थन में भी कुछ लोग आए। राष्ट्रपति एर्स के आलोचकों को कानून पर संदेह है, जो अधिकारियों को अदालत के आदेश के बिना नागरिकों की निजी संपत्ति की जांच करने की शक्ति दे सकता है। 2009 में पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस ने विप्लव ध्वज को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नियुक्त किया। इसे पारंपरिक राष्ट्रीय ध्वज जितना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हाल ही में हुए इराक के संसदीय चुनाव में परिणाम दिखाते हैं कि शिया मुस्लिम धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर की पार्टी सबसे बड़ी विजेता बनकर उभरी है। जहां कुछ इराकी इस जीत की खुशी मना रहे हैं, तो वहीं अन्य ने देश के बदलते भाग्य पर दुख व्यक्त किया। बगदाद के सदर शहर में कई लोगों ने समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें केवल सदर आंदोलन में विश्वास है। अन्य ने कम उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि सुधार तभी होगा जब लोग राजनीतिक अभिजात वर्ग के खिलाफ आवाज उठाएंगे। दक्षिणी शहर बसरा में लगभग 300 आंदोलनकारी चुनाव परिणामों का विरोध करने और अपने उम्मीदवारों के हारने पर शोक व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें मुकेश शुक्ला के साथ। तो मुकेश, क्या है खेल प्राइम की बड़ी खबरें? बिल्कुल ममता, आज आईपीएल में हमारा लास्ट एलिमिनेटर मुकाबला है, जहां पर सबकी निगाहें होंगी। इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे क्वालिफायर में आज पहले आईपीएल खिताब की तलाश में जुटी दिल्ली कैपिटल्स का सामना शानदार फॉर्म में चल रही कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होगा। इस मुकाबले में जीतने वाली टीम फाइनल में स्थान बना लेगी, जहां उनका सामना चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा। वहीं हारने वाली टीम का सफर समाप्त हो जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स को पहले क्वालिफायर में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली के पास हालांकि बेहतर खिलाड़ी है और उसकी टीम में गहराई है। लीग चरण में दिल्ली की टीम 10 जीत से 20 अंक जुटाकर शीर्ष पर रही थी। टीम 2019 में तीसरे स्थान पर रही थी, जबकि पिछले साल फाइनल में जगह बनाने में सफल रही थी। टीम इस बार एक कदम और आगे बढ़ते हुए खिताब जीतना चाहेगी। दूसरी तरफ एलिमिनेटर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराने के बाद केकेआर की टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है। केकेआर ने यूएई चरण में शानदार वापसी की है। बात फुटबॉल की, सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के आखिरी लीग मैच में आज
भारतीय फुटबॉल टीम का सामना मालदीव के साथ होगा। फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को मालदीव के खिलाफ होने वाला अगला मुकाबला जीतना होगा। ड्रॉ और हार से छेत्री एंड कंपनी खिताबी मुकाबले की दौड़ से बाहर हो जाएगी। भारतीय टीम पिछले 11 सत्रों से या तो विजेता बनी है या उप विजेता। वह 2003 में तीसरे स्थान पर रही थी। मालदीव और नेपाल 6-6 अंक के साथ अंक तालिका में भारत से ऊपर हैं। 2 बार की चैंपियन मालदीव को हराना भारत के लिए कभी आसान नहीं रहा। मालदीव फीफा रैंकिंग में भारत से 51 रैंक अंक नीचे है, लेकिन उसने हमेशा भारतीय टीम को कड़ी चुनौती दी है। नेपाल के खिलाफ पिछले मैच में कप्तान सुनील छेत्री के गोल से भारत ने जीत दर्ज की है। इस गोल के साथ छेत्री ने ब्राजील के दिग्गज पेले के सर्वाधिक 77 गोल की बराबरी कर ली है। अब एक और गोल करते ही वह उनसे आगे निकल जाएंगे। बात फुटबॉल क्वालिफायर की तो पुर्तगाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फीफा विश्व कप क्वालिफायर में लग्जमबर्ग को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल की इस जीत में कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। 36 साल के रोनाल्डो ने हैट्रिक लगाकर टीम की जीत सुनिश्चित की। उन्होंने 8वें, 13वें और मिनट में गोल किए। वहीं 87वें मिनट में हेडर से गोल करके रोनाल्डो ने अपनी हैट्रिक पूरी की। रोनाल्डो के अलावा ब्रूनो फर्नांडिस और अल्वेस गोन्साल्वेस ने एक गोल किया। रोनाल्डो के पास इस मैच में एक और गोल करने का सुनहरा मौका था। 68वें मिनट में ब्रूनो फर्नांडिस ने राइट फ्लैंक से रोनाल्डो को शानदार क्रॉस दिया। रोनाल्डो ने हवा में पहले बॉल को रोका और फिर उसे हवा में उछलकर ओवरहेड किक लगाई। गोल पोस्ट की तरफ बढ़ रही गेंद को लग्जमबर्ग के गोलकीपर ने हवा में उछलकर दूसरी तरफ मोड़ दिया। वहीं फीफा विश्व कप क्वालिफायर्स में इंग्लैंड को हंगरी के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। इंग्लैंड ने मुकाबले की शुरुआत आक्रामक करते हुए हंगरी पर दबाव बनाने की कोशिश करी। हालांकि 22वें मिनट में हंगरी को पेनल्टी के रूप में गोल करने का अच्छा मौका मिला। रोनाल्ड शेलाई ने पेनल्टी को गोल में बदलकर टीम को 1-0 से आगे कर दिया। एक गोल से पीछे चल रही इंग्लैंड ने जल्द ही वापसी की। 37वें मिनट में स्टोनिस ने गोल करके मैच को बराबरी पर ला दिया। दूसरे हाफ में कोई भी टीम गोल करने में सफल नहीं हो पाई। इस मुकाबले के ड्रॉ हो जाने के बावजूद इंग्लैंड ग्रुप आई में विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने का सबसे बड़ा दावेदार उसे माना जा रहा है। इंग्लैंड ग्रुप में 20 अंक के साथ शीर्ष पर काबिज है। तो मिड डे प्राइम में खेल की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए सीधे चलते हैं ममता के पास। धन्यवाद मुकेश इस खेल प्राइम की खबरों के लिए। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम की। आज महाअष्टमी है। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व में दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी का विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। इस पावन दिन लोग मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उपवास भी रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार मां गौरी दाम्पत्य प्रेम की देवी है। ऐसा मानते हैं कि महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी का व्रत करने और मां महागौरी की आराधना करने से व्यक्ति को सुख, सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। सीता जय जय। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुर्गा अष्टमी के पावन पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए कहा, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। देवी दुर्गा अन्याय के दमन का प्रतीक और नारी शक्ति का दैवी स्वरूप है। हम सभी ऐसे समाज के निर्माण का संकल्प करें जिसमें महिलाओं को और अधिक सम्मान मिले एवं राष्ट्र निर्माण में उनकी बराबर की भागीदारी हो। और दुर्गा अष्टमी पर दिए अपने शुभकामना संदेश में उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा, आज दुर्गा अष्टमी के शुभ अवसर पर मैं मां दुर्गा से सभी को अच्छे स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देने की प्रार्थना करता हूं। मां दुर्गा दैवीय ताकत, शक्ति और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये त्योहार हमारी संस्कृति में महिलाओं को दिए गए सम्मान और देवत्व के उच्च स्थान का प्रतीक है। ऐसे उदात्त आदर्श सदैव हमारे पथ प्रदर्शक होने चाहिए।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को महाअष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा, महाअष्टमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्र के इस पावन दिवस पर मां महागौरी के पूजन का विधान है। उनके आशीर्वाद से हर किसी का जीवन रोशन हो। इस अवसर पर पीएम मोदी ने एक वीडियो भी जारी किया। वन्दे वाञ्छित कामार्थे चन्द्रार्थ कृतशेखरा वन्दे वाञ्छित कामार्थे चन्द्रार्थ कृतशेखरा। तो देश भर में दुर्गाष्टमी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में अलौकिक छटा देखते ही बनती है। श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का रुख कर रहे हैं। इस बीच कोविड-19 के नियमों का भी पालन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने जायजा लिया दिल्ली के झंडेवाला मंदिर का। आज अष्टमी है और महागौरी का दिन आज है और झंडेवाला मंदिर में खास तरीके से अलौकिक तरीके से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। एक प्राकृतिक रंग दिया गया है, एक संदेश भी दिया गया है कि प्रकृति के प्रति हमें अपना समर्पण भाव दिखाना है, जिम्मेदारी को दिखाना है। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो सुबह 4 बजे से यहाँ पर आने का सिलसिला वो जारी है। कोविड जो प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरीके से यहाँ पर अनुपालन किया जा रहा है। लोग मास्क लगा कर आ रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा जगह जगह जो बोर्ड हैं कोविड प्रोटोकॉल को मानने के लिए वो यहाँ पर लगाए गए हैं और इसके अलावा भजन संध्या की जो आरतियों का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर जारी है और शाम 7 बजे तक ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। माँ गौरी के रूप का आज जो है वो पूजन किया जाता है, जिसको लेकर के भी तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई हैं और तमाम अनुष्ठान यहाँ पर किए जा रहे हैं। जितने भी श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं वो भी बेहद खुश हैं यहाँ की तैयारियों को देखते हुए। सबने मास्क ज़्यादातर ने पहने हुए, कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने नहीं पहने, पर यहाँ सबसे मतलब कर रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं अच्छे से। माता रानी के दर्शन हुए अष्टमी के पावन अवसर पर। ऐसा नज़ारा बहुत ही कम देखने को मिलता है और आज अष्टमी है तो सुबह सुबह दर्शन करना एक अपने में बहुत अच्छी बात है। माता रानी सब अपने बच्चों पर कृपा बनाए रखे। जय माता दी। सुरक्षा के भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की टीम हो, चाहे यहाँ के वॉलंटियर्स हो या फिर जितने भी लोग हैं यहाँ पर पूरी सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ साथ एक सुखद आनंद की अनुभूति यहाँ पर हो रही है मंदिर परिसर में। जिस तरीके से श्रद्धालु जो हैं वो भक्ति, ध्यान और चिंतन में अध्यात्म को प्राप्त करने की दिशा में लोग बढ़ रहे हैं और यहाँ पर लगातार ये सिलसिला नवमी के दिन भी जारी रहेगा। यहाँ पर जो मंदिर की छटा है वो देखते ही बन रही है। आज का दिन जो है यहाँ पर देखते ही बन रहा है। देश के तमाम हिस्सों में इस प्रकार से अष्टमी का जो दिन है वो आज मनाया जा रहा है। महागौरी की पूजा पूरे देश भर में यहाँ पर की जा रही है। कैमरामैन प्रबोध नेगी के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज दिल्ली। और बांग्लादेश में शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर मंदिर भक्तों के जयकारों से गूंज रहा है। बांग्लादेश में 32,000 से अधिक दुर्गा पंडालों को सजाया गया है। अकेले राजधानी ढाका में ही 238 पूजा पंडाल लगाए गए हैं। राजधानी ढाका में मुख्य पूजा मंडप ढाकेश्वरी राष्ट्रीय मंदिर, रामकृष्ण मिशन और मठ, कालाबागान, बनानी, शखरी बाजार और रमना काली मंदिर है, जहां नवरात्र के पर्व की धूम से ये मंदिर सराबोर हैं। और चीन की राजधानी बीजिंग में भारतीय दूतावास में दशहरे का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। दशहरा मेले का विशेष आकर्षण रामलीला रही। रामायण के सभी मुख्य दृश्यों को समेटकर एक संक्षिप्त रामायण का प्रदर्शन लोगों के दिलों को छू गया। लगभग आधे घंटे के इस रामायण मंचन में सीता स्वयंवर, राम वनवास, रावण की शिव भक्ति, राम हनुमान मिलन,
राम रावण युद्ध आदि अंशों को एक कहानी के रूप में पिरोकर प्रस्तुत की गई रामलीला ने समा बांध दिया। रामायण मंचन के बाद भारतीय दूतावास द्वारा रावण के पुतले को जलाकर और आतिशबाजी कर लोगों ने बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया। Which is located across the sea to destroy the magic of Ravan and help us emerge victorious. It's not possible. अयोध्या में गत वर्ष की तरह इस साल भी अयोध्या की रामलीला का मंचन हो रहा है, जिसे दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर प्रतिदिन शाम 7 बजे से 10 बजे तक इसका सजीव प्रसारण किया जा रहा है। आइए देखते हैं अयोध्या की रामलीला के 7वें दिन के मंचन के मुख्य प्रसंग। माता जानकी की खोज में वन वन भटकते भगवान श्री राम और लक्ष्मण की भेंट हनुमान से होती है, जो उन्हें सुग्रीव से मिलवाते हैं। बाली ने बलपूर्वक अपने भाई की पत्नी और राज्य दोनों को हड़प लिया था। अटूट मित्रता का परिचय देते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बाली का वध कर सुग्रीव के राज्य और सम्मान की पुनर्स्थापना करते हैं। माता सीता की खोज में सुग्रीव वानर सेना भेजते हैं, जहां संपाति हनुमान को माता सीता की खोज का मार्ग बताते हैं। प्रभु से मुद्रिका प्राप्त कर हनुमान लंका के लिए प्रस्थान करते हैं। माँ सीता बेशकीमती हार हनुमान जी महाराज को देती हैं कि सबसे सुंदर बेशकीमती यही है, और हनुमान को क्या दे सकते हैं, हनुमान को चाहता नहीं, स्वतः माँ हनुमान के गले में डाल देते हैं हनुमान जी महाराज के। जब हनुमान जी महाराज किनारे जाते हैं तो उसको एक एक माला तोड़ तोड़ कर, और तोड़ने के बाद उसको दांत से फोड़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या है, फेंक देते, फिर फोड़ते फिर फेंक देते। तो जो दासियां थी एक जाके बहुत तेजी से बताया कि मामा देखो ऐसी स्थिति है, हनुमान तो जो है इतना बेशकीमती आपने हार दिया तोड़ के। फिर माँ आती है, कहती हनुमान जी को डांटती है। डांटने के बाद हनुमान जी को थोड़ी सी तकलीफ होती कि बताओ माँ को मैं इतना मानता हूँ, माँ इस प्रकार की, माँ के अंदर ये भाव है। उन्होंने सीना अपने चीरा और देखा राम सीता दिल में। माँ अंतरात्मा से ठाकुर जी को प्रणाम करती है। अयोध्या की रामलीला के मंचन के 7वें दिन का प्रमुख आकर्षण रहा माता सीता और रावण का संवाद, जहां माता सीता रावण को प्रभु राम की शक्ति का बोध कराती हैं। है तेरे ऊपर न्यौछावर, आज तन मन धन मेरा, तू मेरी होकर रहेगी। मान ले कहना मेरा, न हो तैयार अपने नाश पर, थूकता है किस लिए अज्ञान तू आकाश पर। अशोक वाटिका में हनुमान माता सीता के समक्ष प्रभु राम की मुद्रिका देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अशोक वाटिका को नष्ट करते हैं। हनुमान अक्षय कुमार का वध कर रामदूत की शक्ति का परिचय देते हैं। मेघनाथ के इंद्रजाल में बंधकर जब हनुमान रावण के दरबार में पहुंचते हैं तो उसे प्रभु श्री राम की शरण में जाने की नेक सलाह देते हैं और अंततः अहंकारी के अहंकार का दमन करने के लिए लंका दहन करते हैं। अयोध्या से अश्वनी कुमार मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आजादी के अमृत महोत्सव और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से गुजरात के केवड़िया के बीच साइकिल रैली का आयोजन किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मंगलवार को गढ़चिरौली से रैली को हरी झंडी दिखाई थी। ये रैली 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर समाप्त होगी। 922 किलोमीटर की यात्रा के दौरान सीआरपीएफ के जवान नक्सल प्रभावित इलाकों में एकता, प्रगति और विकास का संदेश देंगे।
ये रैली आज महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी से उमरेड तक यात्रा तय करेगी। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।